नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए धारा 498 के मुकदमे को रद्द करने से संबंधित एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस मामले में जो पत्नी थी उसने जो एफआईआर कराया था उसमें कोई विशिष्ट घटना नहीं दिखाई थी, कोई समय और तारीख नहीं दिखाया था। साथ ही साथ पति ने पहले विवाह विच्छेद हेतु डिवोर्स का मुकदमा दायर किया, उसके बाद पत्नी ने अपना 498A आईपीसी का एफआईआर दर्ज कराया था। तो कोर्ट ने इसे प्रतिशोध की कार्यवाही मानी और इन दो आधारों पे पत्नी के एफआईआर को क्वैश कर दिया। तो क्या पूरा मामला है, कौन से जजमेंट में आया है, किस कोर्ट ने दिया है, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जब जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिस्चार्ज होना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, किस प्रकार से आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचेंगे, कैसे डीवी एक्ट और 125 सीआरपीसी खारिज कराएंगे, कैसे आपत्ति लगाएंगे, सारी चीजें समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उन जजमेंट्स का यूज अपने केस में करते हैं तो आपको काफी सारे फायदे मिलते हैं। जैसे किसी जजमेंट में मान के चलिए कि 498 का फॉल्स केस क्वैश हुआ हो, पति डिस्चार्ज हुआ हो, साथ ही साथ मेंटेनेंस केस खारिज हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, तो ऐसे में अगर आपके भी केस में सेम फैक्ट है तो ऐसे में उस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिसमें पति को फायदा मिला है आप अपने केस में यूज करके वो भी फायदा त्वरित ले सकते हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट जिसमें पति को फायदे मिले होते हैं उससे अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा जजमेंट है वो गुजरात हाई कोर्ट ने दिया है और ये जो जजमेंट है वो आशीष वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में आया है। अब देखिए इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी है उसने अपने मामले में यानी एफआईआर में कोई विशिष्ट घटना, तारीख और समय नहीं लिखवाया होता है। साथ ही साथ पति ने पहले विवाह विच्छेद का मुकदमा दर्ज कराया होता है, उसके बाद पत्नी ने अपना एफआईआर दर्ज कराया होता है। तो कोर्ट इसे प्रतिशोध की कार्यवाही मानता है और इन दो आधारों पर मामला क्वैश होता है। तो देखिए मामले में जो पति पत्नी है दोनों डॉक्टर होते हैं। पत्नी ये आरोप लगाती है कि शादी के कुछ महीनों के बाद उसके पति और उसके घर वालों के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना किया जाने लगा, उसे दहेज मांगा जाने लगा, परेशान किया जाने लगा और इसके बाद वो अपने ससुराल छोड़ करके मायके में आकर के रहना शुरू कर दी। ऐसे में उसके बाद उसने ये एफआईआर दर्ज कराया। जबकि एफआईआर दर्ज हो जाता है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद ही जो पति पक्ष होती है वो लोग क्वैशिंग के लिए 482 सीआरपीसी में गुजरात हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाती है। तो एफआईआर क्वैशिंग के लिए यह प्रार्थना पत्र दिया गया है। जब क्वेश्चन का प्रार्थना पत्र लगता है उसके बाद जो कोर्ट होता है यानी हाई कोर्ट है उस मामले को देखता है और सबसे पहले उस पर स्टे लगा देता है और जो मामला है उसे मीडिएशन के लिए भेज देता है, जिसमें पत्नी हाजिर होती है, पति पत्नी के मध्य मीडिएशन कराया जाता है और उसके बाद मीडिएशन सक्सेसफुल भी होता है। पत्नी पति के साथ भी रहने जाती है और लिख के देती है कि मामला खत्म कर दिया जाए। लेकिन कुछ ही दिन के बाद अभी मामला खत्म नहीं हुआ होता है, तभी आके फिर कोर्ट में कहती है कि उसका पति नहीं सुधरा है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, ये मुकदमा लड़ना चाहती है और पुनः मुकदमा ऐसे ही चलाया जाए और जो आगे प्रक्रिया है उसे बढ़ाई जाए। इसके बाद उस जो मीडिएशन सेंटर है वो अपना रिपोर्ट भेज देता है और लिख के देता है कि जो मीडिएशन था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। तो उसके बाद आगे सुनवाई होती है। तो मामले में जो पति होता है कोर्ट में अपना पक्ष रखता है कि ये जो एफआईआर है काफी लंबे समय से ऐसे ही पेंडिंग पड़ा है क्योंकि इस मामले में कोई साक्ष्य ही पुलिस को नहीं मिल रहा है। जो भी आरोप लगाई है पत्नी बेतुके और झूठे किस्म के आरोप लगाई है। जो भी आरोप लगी है उसमें उसने जो भी बातें लिखवाई हैं मनगढ़ंत बातें लिखवाई हैं, बिना साक्ष्य की ही बातें लिखवा दी हैं। साथ ही साथ पत्नी ये कह रही है कि 323 में उसके क्योंकि लगी है क्योंकि मारपीट हुआ है। तो ऐसे में मारपीट के संबंध में उसने ना कोई विशिष्ट घटना दिखाया है, ना दहेज कब मांगा गया
गया, किसने मांगा गया, कितना मांगा गया, इस संबंध में कोई विशिष्ट घटना लिखवाया है, जान से मारने की धमकी दी गई जिसके लिए आईपीसी की धारा 506 लगी है, तो कब जान से मारने का बात कहा गया, किस तारीख को कहा गया, किस समय को कहा गया, किस विशिष्ट समय में कहा गया, इसका कुछ उसने उल्लेख नहीं किया है। तो जो भी मामले उसने दर्ज कराए हैं वो बेतुके दर्ज कराए हैं। साथ ही साथ पति ने पहले विवाह विच्छेद का मुकदमा दर्ज कराया, उसके पश्चात पत्नी ने अपना ये एफआईआर दर्ज कराया है। तो प्रतिशोध लेने के लिए पत्नी ने ये कार्यवाही की है। पत्नी खुद पति के साथ नहीं रहना चाहती है, वो कहीं अलग रहना चाहती है, काफी क्रूर किस्म की महिला है। तो ऐसे में पति ने विवाह विच्छेद लगा दिया। उसके बाद प्रतिशोध लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए मामला दर्ज कराया गया है। पत्नी पक्ष की तरफ से 482 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने की मांग की जाती है और अपना तर्क रखा जाता है। उसके बाद जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट इस मामले में यही पाता है कि पत्नी ने कोई विशिष्ट घटना नहीं दिखाया है। पत्नी ये कही है कि उसे मारा पीटा गया, जिसके लिए धारा 323 आईपीसी लगा है, लेकिन कब मारा गया, किस समय मारा गया, किस विशिष्ट समय में, तारीख पे मारा गया, कुछ नहीं है। जान से मारने की धमकी की बात की है, लेकिन कब, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। 498 आईपीसी लगा है, तो दहेज कब मांगा गया, किस समय मांगा गया, किस विशिष्ट समय में मांगा गया, कुछ विशिष्ट घटना का उल्लेख उसने नहीं किया है। सिर्फ सामान्य किस्म के एक आरोप लगा दिए हैं जो बेतुके आरोप हैं। साथ ही साथ पति ने पहले विवाह विच्छेद का मुकदमा दर्ज कराया है, तत्पश्चात पत्नी ने अपना ये धारा 498 आईपीसी का एफआईआर दर्ज कराया है, जिससे ये प्रतीत होता है कि मामला प्रतिशोध लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए दर्ज कराया गया है। पत्नी ने पहले क्यों नहीं, जब उसके साथ घटना हुई तो उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? पति के विवाह विच्छेद का मुकदमा दर्ज करने के बाद वो क्यों एक्शन मोड में आती है? इसके पहले वो कहां थी, इसका कुछ उसने जिक्र नहीं किया है। तो ऐसे में ये जो मामला है, इसमें कोई विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं किया गया है, प्रतिशोध लेने के लिए दर्ज कराया गया है। इसके आधार पर मामले को रद्द किया जाता है। तो अगर आपके भी मामले में पत्नी ने विशिष्ट घटना नहीं दिखाया है, समय तारीख नहीं लिखवाया है, आपके सेक्शन 9 या विवाह विच्छेद का मुकदमा दायर करने के बाद पत्नी ने अपना 498 आईपीसी का मुकदमा लिखवाया है, तो ये क्वेश्चन का आधार हो सकता है। इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे अपने केस में लगा के आप भी फायदा ले सकते हैं। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। आशा कर रहा हूं वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।